गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेके आया हूं आपके साथ। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हरियाणा का प्रथम प्रादेशिक नाम क्या था? ए ऑप्शन है रजत हरियाणा, बी है हरना, सी है आर्यना, डी है बर्मावर्त। आंसर रहेगा इसका बर्मावर्त। बर्मावर्त किसमें कहा गया है? अर्थर्वेद में। अर्थर्वेद में हरियाणा को क्या कहा गया है? बर्मावर्त। याद करने का तरीका हो सकता है, अर्थ किसकी थी? बर्मा की, तो बर्मावर्त हो गया। अरने का काम भगवान श्री कृष्ण का होता था, तो महाराजा कृष्ण के द्वारा हरना कहा गया है, जिसका मतलब लूटपाट का केंद्र होता है। ठीक है। और अगर आपसे कोई कहे कि एक डॉक्टर एच आर गुप्ता के द्वारा पूछा जाता, कई बार डॉक्टर एच आर गुप्ता आर्यना क्या कहा गया है? आर्यना, आर्यों का घर, आर्यना कहा गया डॉक्टर एच आर गुप्ता के द्वारा। और महाभारत में सभी को पता है बहुधान्य कहा गया है। हर्षचरित में श्रीकंठ जनपद कहा गया है। यदुनाथ सरकार के द्वारा हरियाणा को हरियाल कहा है, हरियाल। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर आता हूं मैं। वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति किस भगवान के उपासक थे? पहली बात तो याद रखना आप लोग कि वर्धन वंश की स्थापना कब की गई थी हरियाणा में? तो 6वीं 6ठी शताब्दी जो थी, उस टाइम पे वर्धन वंश की स्थापना हरियाणा के अंदर हुई थी। वर्धन वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यभूति को माना जाता है। पुष्यभूति, इन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था। थानेश्वर आज के टाइम पे आपको पता है कुरुक्षेत्र के अंदर है। ठीक है। इस थानेश्वर को मुगलों का द्वीप भी कहा जाता है। और याद रखना, थानेश्वर के पास ही स्थानेश्वर का मंदिर है, और स्थानेश्वर का जो मंदिर था वो पुष्यभूति ने निर्माण करवाया था, और उसका पुनः निर्माण करवाया था सदाशिव राव ने। और इस थानेश्वर मंदिर जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, इसको महमूद गजनवी ने इसके ऊपर 1014 ईस्वी में अटैक कर दिया था। ठीक है। याद रखना अगला पॉइंट कि ये किसको मानने वाले थे? तो ये भगवान शिव को मानने वाले थे, क्योंकि ये शैव धर्म को मानने वाले थे, और शैव धर्म भगवान शिव के उपासकों को कहा जाता था। ठीक है। और अगर मैं आप लोगों से वर्धन वंश का संस्थापक मैंने आपको बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपने राज दरबार में किसे आश्रय दिया था? हर्षवर्धन जो था वो वर्धन वंश का ही शासक था। एक प्रभाकर वर्धन नाम का व्यक्ति था, प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की जो लेडीज थी पत्नी, उसका नाम था यशोमती। क्या नाम था? यशोमती। यशोमती का एक तो छोरा आया था हर्षवर्धन, एक छोरा आया था राजवर्धन। एक का नाम था राजवर्धन, एक का नाम था हर्षवर्धन, और छोरी हुई थी राजश्री। ठीक है। तो हर्षवर्धन जो था वो कब शासक बना था? किसका, मतलब इस वर्धन वंश का शासक कब बना था हर्षवर्धन? तो याद रखना, वो आप लोगों को 606 से लेके 647 ईस्वी के टाइम पे शासक बना था। ठीक है। लेकिन ये जब बच्चा था 612 में इसका अच्छी तरीके से जो है मतलब राज्यभिषेक किया गया था। और इसकी उपाधियों की बात करता हूं तो राजपुत्र की उपाधि हर्षवर्धन को दी गई थी, और शीलादित्य शीलादित्य की उपाधि हर्षवर्धन को दी गई थी। और जन्म पूछा जाए तो 590 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म हुआ था हर्षवर्धन का। तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन कौन रहते थे? बाणभट्ट भी रहता था, मयूर भी रहता था, अवेनसुंग भी रहता था, ये सभी रहते थे। ठीक है। अगर मैं बाणभट्ट के बारे में बात करता हूं, बाणभट्ट याद होगा आप लोगों को, उन्होंने कादंबरी नाम की पुस्तक लिखी थी। एक तो कादंबरी लिखी थी, और एक हर्षचरित लिखी थी, हर्षचरित। ये खुद जो हर्षवर्धन था ये भी एक कवि था। हर्षवर्धन ने लिखी थी नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। और जो ये मयूर नाम का व्यक्ति था यहाँ पे, मयूर, इसने सुबासी, लिख लो इसको, सुभाषी तवली, सुभाष वी तवली नाम की पुस्तक लिखी थी। ठीक है। और चीनी जो यात्री था वेनसोंग, ये हर्षवर्धन के काल में कई बार बता चुका हूं मैं, इसने पुस्तक लिखी थी सी यू की, जिसमें इसने थानेश्वर के बारे में बताया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उसके बाद है विशंबरनाथ कौशिक किन के नाम पर लेख लिखते थे? विशंबरनाथ कौशिक के बारे में अगर मैं बात करता हूं, इनका जन्म 1891 में हुआ था। अंबाला कैंट में इनका जन्म हुआ था। और अंबाला कैंट कब बनी थी? 1843 में बनी थी, इस पॉइंट को भी याद रखना। और इनकी मृत्यु 1945 के टाइम पे हो गई थी। तो ये विजयनानंद दुबे के नाम से लिखते थे। ठीक है। तो इसमें आंसर आ जाएगा दुबे की चिट्ठियां, इनकी एक रचना है, पत्र पत्रिकाएं हैं ये दुबे जी की चिट्ठियां। ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसके उपन्यास की बात करता हूँ, उपन्यास कई बार पूछ लिया जाता है, माँ और भिखारिया, माँ और भिखारिण, बस ये याद रख लेना, माँ और भिखारिण, भिखारिण। ठीक है। ये इसके एक उपन्यास थे, इसके विशंबरनाथ कौशिक के। अम्बाड़ा क्या है? अम्बाड़ा को ये है गुरुद्वारों का, सबसे ज्यादा गुरुद्वारे अम्बाड़ा में है।
और गुरुद्वारों का शहर किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं। सूचना विभाग और लोक संपर्क विभाग एवं भाषा विभाग हरियाणा द्वारा निकाले जाने वाली पत्रिका का क्या नाम है? ए ऑप्शन है हरियाणा उदय, बी है हरियाणा संवाद, सी हरिगंधा, डी हरियाणा दर्शन। आंसर आएगा हरियाणा संवाद। ठीक है, सूचना विभाग की, लोक संपर्क विभाग की कौन सी पत्रिका है? हरियाणा संवाद। हरिगंधा अगर पूछी जाए तो हरिगंधा साहित्य अकादमी की, हरियाणा साहित्य अकादमी, जिसका गठन कब हुआ था? 1970 में हुआ था। हरियाणा संस्कृत साहित्य की पूछे तो हरि प्रभा, नीचे रह की मात्रा पाएगी प्रभा। ठीक है, और अगर आपको पंजाबी साहित्य की पूछे तो शबद बूंद बता देना, शबद बूंद। ठीक है, ये पंजाबी साहित्य की बता देना आप लोग। ठीक है, हरियाणा का साहित्यकार पूछे तो चौरंगीनाथ, हरियाणा का उपन्यासकार पूछे तो राजाराम शास्त्री, प्रथम सफल उपन्यासकार पूछे तो मोहन चोपड़ा, और राजाराम शास्त्री को ही क्या कहा जाता था? करो याद, इनकी एक पुस्तक है राजाराम शास्त्री की, ईख की खेती, इसको याद कर लेना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, और हरियाणा का राज्य कवि उदय भानुवंश था, उदय भानुवंश को रुबई सम्राट कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्रौपदी चीरहरण किसका स्वांग है? द्रौपदी चीरहरण किसका बच्चों? ठीक है, ए ऑप्शन है बालक राम, बी ऑप्शन आपके पास क्या है? बी ऑप्शन है आपके पास पंडित लक्ष्मीचंद, और सी ऑप्शन है दीपचंद बैमन, और डी ऑप्शन है समरूप चंद। ठीक है, तो द्रौपदी चीरहरण करो याद, तो बी आंसर आएगा इसका लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लक्ष्मीचंद का जन्म हुआ था 1903 में, जांटी कला में जन्म हुआ था, जांटी कला, जांटी कला सोनीपत के अंदर पड़ता है। इनके गुरु का नाम पूछे तो मान सिंह था इनके गुरु का, लक्ष्मीचंद। ठीक है, इसका ऊपर एक गाना याद आया कर मेरा, नानी र बूंद पड़े थी गोडे चढ़गी 11, लक्ष्मी चंद की टांग टूट गई सांग बिगड़ गया सारा। क्योंकि इनको सूर्य कवि कहा जाता है, लक्ष्मी चंद को सूर्य कवि भी कहा जाता है, इनको संगीत का तानसेन भी कहा जाता है, इनको सूफी दर्शन की मीरा भी कहा जाता है, इनको संपूर्ण कविता का कालिदास भी कहा जाता है। और इनके सांग की बात करता हूं मैं, तो एक तो आपको मैंने बता ही दिया द्रौपदी चीरहरण, एक याद रखना राजा भोज, राजा भोज, एक याद रखना गोपी चंद के किस्से सुने होंगे ना, गोपी चंद, तो गोपी चंद जो सांग है वो भी इन्हीं का है। एक सत्यवान सावित्री, सत्यवान सावित्री। ठीक है, तो ये तीन होगी, राजा भोज हो गया, गोपी चंद हो गया, सत्यवान सावित्री हो गया, द्रौपदी चीरहरण पंडित लक्ष्मी चंद का है ये सांग। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। हरियाणा में बने खादर व नेली का क्या अर्थ है? तो मैंने आपको बताया था ये इस तरीके से, तो यमुना नदी जा है और नूनन जा है घग्गर नदी, तो घग्गर नदी के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? नेली, और मारकंडा के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? बेट। तो ये क्या है? ये एक प्रकार के संकीर्ण निचले इलाकों में बने बाढ़ के मैदान है। डी इज द राइट आंसर आएगा इसका। ठीक है, फिर एक बार और दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको बार बार रिपीट करता हूं, इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आपको सारी चीजें याद हो जाए। पेपर तक मैं इतनी बार रिपीट कर दूंगा कि आप लोगों को टिपों पे याद हो जाएगी। ठीक है, पंचकूला के कालका से घग्गर नदी प्रवेश करती है, यमुनानगर के आदि बदरी से सरस्वती नदी प्रवेश करती है, यमुना नदी ताजेवाला यमुनानगर से प्रवेश करती है, मारकंडा नदी जो है वो काला अंब से प्रवेश करती है अंबाला में, टांग पर मोर नाचता है तो टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के उत्तर पढ़ता हूं मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? टिपरा पहाड़ियां हरियाणा के किस नदी के उत्तर में स्थित है? कई बार बता चुका हूं मैं, टिपरा पहाड़ियां और मोरनी पहाड़ियां, इन दोनों को अलग करने वाली जो नदी है उसका नाम है घग्गर नदी। ठीक है, घग्गर नदी ये वाला। ठीक है ना और घग्गर नदी जो है वो सिरसा के अंदर कौन सा बांध बनाती है? ओटू बांध बनाती है, 1896 में बना था, विराज बांध इसका दूसरा नाम भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है उसके बाद गैस ओल क्या होता है? गैस ओल भाई आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम चली हुई देश के अंदर, इसी पे चली हुई है। गैसोल एथिल एल्कोहल प्लस पेट्रोल होता है, प्राकृतिक गैस प्लस एथिल एल्कोहल होता है, एल्कोहल में विलायक कोई गैस होता है, एथिल एल्कोहल प्लस, ए आंसर आएगा। एथिल एल्कोहल जो इसमें वो 10% होता था पहले, और 90% क्या होता था? पेट्रोल। पेट्रोल को गैसोलीन कहा जाता है, याद रखना, और एथिल एल्कोहल को ही गैसो, इन दोनों के मिश्रण को क्या कहेंगे फिर अपन? गैसोल। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे ये जो 10% है इसकी बजाय ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया है गैसोल के अंदर। तो पेट्रोल की कीमतें ना आसमान छू जाए इसलिए इन्होंने क्या किया? 100% एथेनॉल का मिलाना स्टार्ट कर दिया अब। ठीक है, तो गैसोल क्या होता है? तो इस पॉइंट को याद रखना, एथिल एल्कोहल प्लस में गैसोल।
एथिल एल्कोहल कैसे बनेगा, ये पूछ लिया जाए आप लोगों से, तो भी जो भी एथिल एल्कोहल कैसे बनाते हैं, इथाइल एल्कोहल, याद करो आप लोग। ठीक है, कैसे बनता है, शुगर वगैरह लेते हैं, गन्ना वगैरह लेते हैं, ठीक है, गन्ना लेके इसका फिर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या होता है, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं पहले तो, ठीक है, फिर ये ग्लूकोज को उठाते हैं यहाँ से, और इस ग्लूकोज को यहाँ पे जाइमेज नाम का एंजाइम होता है, वो फिर एथिल एल्कोहल के अंदर चेंज कर देता है, और फिर इस एथिल एल्कोहल के अंदर अगर आप पेट्रोल मिला दिया जाए तो दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा, गैसोल कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए आज के टाइम पे चीनी की कीमत धीरे-धीरे बढ़ रही है, और किसानों की मौज भी हो जाएगी कुछ समय के बाद, क्योंकि जो धान की भूसी होती थी ना, इसका प्रयोग गैसोल बनाने में, एथिल अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीएपी, डीएपी में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पाई जाती है? देखो, अगर तुम खेत में जाओगे ना, तो खेत में आप लोग हमेशा इन चीजों का यूज करते हो, एनपीके तत्वों का, इनको क्रिटिकल एलिमेंट कहते हैं, क्रांतिक तत्व, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, तो ये तीनों चीजें होती है, मतलब क्रिटिकल एलिमेंट, एनपीके तत्व बोलते हैं इसको। लेकिन जो डीएपी का खत्ता होता है ना, उसके अंदर डीएपी के कट्टे में एक तो नाइट्रोजन होती है, और एक आपको फास्फोरस मिलेगी। सबसे ज्यादा फास्फोरस मिलती है, फास्फोरस मिलेगी आपको लगभग 46%, और नाइट्रोजन मिलेगी आपको 18 से 19%। ठीक है, तो इसके अंदर देख लेते हैं ऑप्शन एक बार, ए 10% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस, ना 18% नाइट्रोजन, 6% फास्फोरस। हाँ, ये आ जाएगा इसका आंसर, बी आ जाएगा इसका। 18% तो आप क्या यूज करोगे, नाइट्रोजन, और 46% क्या करोगे आप, फास्फोरस यूज करते हो। ठीक है, उसके बाद अच्छा एक चीज का और ध्यान रखना, मिट्टी की अगर अम्लीयता बढ़ जाए, अम्लीयता, तो उसमें क्या मिलाओगे, CaO, याद रखना इसको, कैल्शियम ऑक्साइड। और मिट्टी की अगर क्षारीयता बढ़ जाए तो उसमें क्या मिलाओगे, जिप्सम, जिप्सम मिलाओगे। ठीक है, लवणीय मिट्टी में क्या मिलाते हैं, जिप्सम। अगला क्वेश्चन, मिलान करना है इसमें, त्वचा कैंसर किसके कारण होती है, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापमान, ओजोन छिद्र। तो त्वचा कैंसर तो किसके कारण आता है, जो सूरज से किरणें आती है ना, ये पराबैंगनी किरणें, देखो मैं आपको बताता हूँ, मान लो सन है, इस सन से इस अर्थ के ऊपर जो रे आती है ना, व्हाइट लाइट आती है, लेकिन व्हाइट लाइट नाम की है, इसके अंदर कई प्रकार की रे होती है, जैसे एक्स किरण इसमें मिलेगी आपको, गामा किरण मिलेगी इसके अंदर, आपको पराबैंगनी किरणें मिलेंगी इसके अंदर अवरक्त किरणें मिलेगी आपको, इसके अंदर दृश्य प्रकाश किरणें मिलेगी, लघु रेडियो तरंग मिलेगी, दीर्घ रेडियो तरंग मिलेगी। किसी भी चीज को आप देखते हैं वो दृश्य प्रकाश किरणों के कारण देख पाते हैं। और जो ये पराबैंगनी किरणें होती है ना, ये पृथ्वी के ऊपर अगर आ गई तो ये कैंसर बना सकती है। इसलिए इस पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत रोक के रखती है, ओजोन परत, जो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, लेकिन आजकल आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग कर करके इस ओजोन की इसी तीसी करने लग रहे हैं। अगर ये ओजोन खत्म हो जाएगी ना, तो यह पराबैंगनी किरण जो है वो सारी की सारी धरती पर आ जाएगी, और लोगों का कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा, त्वचा का कैंसर, स्किन कैंसर। तो इसका याद रखना, त्वचा कैंसर जो होता है ना, उसमें तो आप लोग क्या करोगे, उसका ऑप्शन मिला दो, एक बार मिला दो, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट लाइट। ठीक है, उसके बाद ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण मैंने आपको बताया ना, एक बात बताऊं धरती, कोई दो छोरी कोई दो छोरी अगर चुगली चाटी करने लग रही है ना, तो याद रख लियो वो 25 एक डेसिबल की ध्वनि तो बात कर रहा है। ये डेसिबल हुआ है, और एक हुआ है आपकी आर्च, ये 2 पॉइंट अलग-अलग हुआ है। अगर तुम ध्वनि की आवृत्ति न मापोगे, फ्रीक्वेंसी न, तो आर्च में मापोगे, और अगर तुम ध्वनि की इंटेंसिटी न मापोगे, तीव्रता न मापोगे, तो डेसिबल में मापते हो। तो अगर मनुष्य के लिए सबसे उच्चतम 60 डेसिबल की होया करे, 45 से 60 डेसिबल की जो साउंड होती है ना, वो नॉर्मल होगा, अपन नॉर्मल बातचीत करते हैं। इब अगर तुमने मैनू कह दूं कि तुम तारा अगर डीजे बाज रहा है, डीजे 110 120 डेसिबल की ध्वनि पे बजता है, तो वो तारे काना ने फाड़ सका है, उसका कान का पर्दा फाड़ सका है। मिसाइल वगैरह होती है, वो 180 डेसिबल की ऊपर चलती है, साउंड करती है। तो इसका मतलब डेसिबल के कारण है, प्रदूषण पैदा करता है। इसका मतलब इसका आ जाएगा आपका ध्वनि प्रदूषण कौन करेगा, डेसिबल करेगा। ठीक है, वैश्विक तापमान, तापमान को कौन बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने कल भी बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दूसरे नंबर पर पूछे तो CH4 मीथेन होती है। तीसरे नंबर पर पूछेगा तो आप बताओगे क्या, नाइट्रस ऑक्साइड बताओगे, N2O। ठीक है, और वैसे योगदान और कौन कौन देती है, तो और में आपका आ जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी आ जाएगी, CFC भी आ जाएगी। ठीक है, और अगर पूछे तो वाटर वेपर भी आ जाएंगे, वाटर वेपर। वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाए जाते हैं, 4%, ये याद रखना। लेकिन अगर पूछ ले कि नेचुरल रूप से सबसे ज्यादा वैश्विक तापमान कौन बढ़ाता है, तो वाटर वेपर आंसर करके आओगे।
ठीक है? और वैसे कौन करता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आप लोग मिला दो, वैश्विक तापमान को किससे मिलाओगे? कार्बन डाइऑक्साइड से। ओजोन छिद्र अभी मैंने आपको बताया था, ओजोन छिद्र को खत्म कौन कर रही है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है? पेपर में पूछे ओजोन परत पाई कहाँ पे जाती है? तो कह देना समतापमंडल में पाई जाती है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहते हैं? भाई साहब अगर भविष्य का ईंधन ईंधन पूछ लिया जाए तो आंसर आप लोगों को हाइड्रोजन करना है, ठीक है? लेकिन भविष्य की धातु की बात कर रहा है तो आंसर आ जाएगा इसका टाइटेनियम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, ठीक है? उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग टू, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? ठीक है? देखो दांत वैसे तो आपके मतलब 2 प्रकार के दांत होते हैं। एक तो थियोकोडेंट होते हैं, थियोकोडेंट। ये लिख देता हूं मैं, थियो थियोकोडेंट जो होते हैं वो मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं, ठीक है? एक डाइफोडेंट होते हैं, डाइफोडेंट, डाइफोडेंट। डाइफोडेंट वो होते हैं जिंदगी में दो दो बार निकलते हैं, दो बार कौन से निकलते हैं? दूध के दांत, जो 20 दांत होते हैं वो डाइफोडेंट होते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या कहता है कि जीवन में कितने दांत 2 बार आते हैं? तो 20 दांत 2 बार आते हैं, ठीक है? एक बार मैं आप लोगों को फॉर्मूला भी लिख के दे देता हूं। सबसे पहले इंसीजर्स, इंसीजर्स के बाद आता है कैनाइन, कैनाइन, कैनाइन के बाद आता है प्रीमोलर, प्रीमोलर, और फिर आता मोलर, मोलर, ठीक है? ये होते हैं 8 4 0 8। ये बड़का में है, मतलब छोटे बच्चों के अंदर 6 महीना तो पहला पहला का बच्चा हो उसमें 8 दांत तो इंसीजर्स होते हैं जिसको आप करंतक कहते हैं, और 4 होते हैं कैनाइन जिसको रदनक कहते हैं, और 0 प्रीमोलर होता है और 8 होते हैं मोलर। ये जब तुम बड़े हो जाओगे ना तो ये पड़ जाएंगे 6 महीना तक पहला पहला, लगभग 6 साल तक पहला पहला पड़ जाएंगे। सॉरी मैं 6 महीने बोल गया था कि, सॉरी शक्तिमान, 6 साल की बात है, ठीक है? अब एक बात बताऊं मैं धरती, जब तुम बड़े हो जाओगे ये पड़ गए एक बार पढ़ा पाचा, ये फिर 8 आ जाएंगे, फिर 4, फिर ये 8, अरे ये 12, ठीक है? इनको परमानेंट टीथ कहते हैं। 8 4 12 और 8 20 और 12 32 दांत, ये परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? ए ऑप्शन अस्थि, बी है दंतवलक इनेमल, सी है डेंटिन और डी है सीमेंट्स। तो सबसे कठोर तो होता है इनेमल, किसका बना होता है? तो कह देना कैल्शियम फास्फेट का, कैल्शियम फास्फेट। या तो कैल्शियम फास्फेट देगा आपको या देगा आपको ऑप्शन में कैल्शियम कार्बोनेट, इन दोनों में से एक ही देगा। आपके शरीर का सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ पूछे तो ये आंसर देना, लेकिन अगर आपसे प्रकृति का सबसे कठोर कार्बनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड पूछा जाए तो उसका आंसर दोगे सेल्यूलोज, ठीक है? पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, और कीट वगैरह की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। लेकिन अगर आपसे कोई कह दे कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ, पदार्थ नहीं सबसे कठोर तत्व पूछ ले, तत्व एलिमेंट, तब आंसर दोगे हीरा। फिर से बता रहा हूं मैं, आपके शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल, आपके शरीर आप प्रकृति का सबसे कठोर कार्बनिक पदार्थ सेल्यूलोज, प्रकृति का सबसे कठोर सबस्टांस ये तत्व एलिमेंट, तो आंसर आएगा आपका हीरा, ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट है आप लोगों के पास, ये अस्थि, अस्थि के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? याद कर लेना, ओसी नाम का प्रोटीन कर देना हमेशा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, एंजाइम क्या होते हैं? मैंने आपको कई बार बताया एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? बायोकैटेलिस्ट होते हैं, बायोकैटेलिस्ट, मतलब जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जैव उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी रासायनिक क्रिया की स्पीड को तेज कर देते हैं। जैसे देखो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, आपा दारू बनानी है, अपन दारू बनावांगे ना तो आपा क्या करांगे? या तो आपा सुक्रोज लेवांगे, सुक्रोज जो होता है ना, चीनी वगैरह लेवांगे, या गन्ने गन्ने का भूसा लेंगे, गन्ने लेंगे। अब इसको एक एंजाइम की उपस्थिति में तोड़ेंगे, उस एंजाइम का नाम होता है इनवर्टेज, इनवर्टेज। ये इनवर्टेज नाम का एंजाइम क्या करेगा? इस रिएक्शन की स्पीड को तेज करेगा। तो यहाँ पे जो चीज मिलेगी ना उसका नाम होता है ग्लूकोज। ये रिएक्शन कई बार आ चुकी है पेपर में। अब इस ग्लूकोज को मैं यहाँ पे ठा के लेके आऊंगा, अब यहाँ पे एक एंजाइम लेके आऊंगा, इसका नाम होता है जाइमेज, जाइमेज। अब जो चीज बनेगी वो बनेगी एल्कोहल, क्या बनेगा? एल्कोहल, ठीक है? इस प्रोसेस को, इस वाली प्रोसेस को कहते हैं किण्वन प्रोसेस, फर्मेंटेशन, ठीक है? और इसको भी किण्वन ही कहते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा तो आप लोगों को बनाया जा सकता है क्या? ब्रेड, डबल रोटी, फलाना ढिकड़ा, ये, ठीक है? तो एंजाइम क्या है? ये देखो एंजाइम था, ये भी एंजाइम, ये भी एंजाइम। तो ये किसी भी रासायनिक क्रिया की स्पीड को क्या कर रहे हैं? तेज कर रहे हैं, ठीक है? और ये प्रोटीन होते हैं, याद रखना, ये हमेशा क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है? कुछ एंजाइमों की बात बता देता हूं मैं आपको, जैसे टाइलिन हो गया एक तो एंजाइम,
ठीक है। एक पेप्सिन हो गया, पेप्सिन, ठीक है। एक आपका हो गया रेनिन, रेनिन, ठीक है। एक हो गया लाइपेज, लाइपेज, और एक होता है अमाइलेज, अमाइलेज, ठीक है। टाइलिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, रेनिन दूध में घुली हुई प्रोटीन केसिन को तोड़ेगा, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, और लाइपेज वसा को तोड़ेगा, और एक ट्रिप्सिन और पूछेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ेगा, ठीक है। तोड़ेगा का मतलब तोड़ेगा। अगला क्वेश्चन, मिलान करना आपकी बार फिर, ठीक है। विटामिन बी 12 जिसका रासायनिक नाम क्या था, साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन। इस विटामिन बी 12 एक कोबाल्ट धातु पाई जाती है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन के अंदर पिगमेंट कौन सा पाया जाता, लोहा, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरोफिल में कौन सा पिगमेंट, मैग्नीशियम, कोई दिक्कत नहीं। पित्तल के अंदर तांबा होता है, ठीक है। पित्तल एक मिश्र धातु है, और इस मिश्र धातु के अंदर क्या होता है, पित्तल को याद करने का तरीका होता है पिताजी, पिताजी। पी से पित्तल, ता से तांबा, जी से जिंक। इसका मतलब पित्तल के अंदर क्या क्या होता है, पिताजी, तांबा, तांबा ये, और जी से जिंक, जिंक, ये दो मिश्रण होता है इसके अंदर। बिल्कुल अच्छी तैयारी करा दूं मैं आप लोगों की, बस आप लोग रेगुलर से फॉलो करते रहे अच्छे से, ठीक है। और शेयर जरूर करें भाई साहब, व्यू नहीं आ रहे, व्यू कब आएंगे, जब आप शेयर करोगे। अकेले विकास परमार से कुछ थोड़ी होगा। अगला क्वेश्चन, इनका फिर मिलान करना है आपको, ठीक है। अचार, अचार होता है एसिटिक एसिड, मैंने आपको बताया था सिरके के अंदर होता है CH3CH3COOH होता है इसका फार्मूला। खट्टे दूध, खट्टा दूध किस में पाओगा, खट्टा दूध लैक्टिक एसिड, दूध को दही में कन्वर्ट करने का काम लैक्टिक उसका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का होता है, याद रखना इसको। तो उसमें एसिड कौन सा होगा, लैक्टिक एसिड। सेब में, सेब में मोलिक एसिड कौन सा होता है, मोलिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगला है शीतल पेय व कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में कौन सा, कार्बोनिक एसिड, कई बार बता चुका हूं। और इसमें कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर। अगला क्वेश्चन, कीट बख्शी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किसकी कमी करते रहते हैं। भाई कीट बख्शी पौधे, पिक्चर प्लांट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लांट बोलते हैं। ये नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए बैठते हैं, मतलब पेड़ पौधे, कीट पक्षी पौधे जो होते हैं पौधों मृदा में उगते हैं, और उसकी कमी से नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, कीटों को खाते हैं ये, और उनसे नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जल गैस, अच्छा पिक्चर प्लांट बोल दिया मैंने, सॉरी सॉरी भाई, कीट बख्शी पौधे, हाँ सही है, पिक्चर प्लांट ही होता है इंग्लिश में। इंग्लिश दे नहीं रखी क्या इसमें, द सोयल इन विच ग्रो लैक्स, द सोयल इन विच इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स अलग हो गए भाई, फिर पिक्चर प्लांट मेरे ख्याल से अलग होते हैं। बता दूंगा मैं अगली क्लास में, बता दूंगा, थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो गया है, वरना पिक्चर प्लांट पढ़ तो रखा था मैंने, क्या होता है वाटर गैस। देखो दो प्रकार की गैस बताई थी मैंने, एक तो वाटर गैस याद कर लो, और एक आप याद करोगे प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस। दोनों के अंदर सीओ कॉमन होता है, लेकिन वाटर है तो वाटर में H2 तो होता ही है, तो वाटर प्लस में सीओ प्लस में H2 तो वाटर गैस, और सीओ प्लस में N2 जो होता है वो प्रोड्यूसर गैस होती है, औद्योगिक उद्योगों में यूज की जाती है। तो सीओ प्लस में H2 हो गया, तो इसका आंसर हो गया ए, वाटर गैस का सीओ प्लस में H2, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस, अभी तो बताया था मैंने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो, CO2। रात के समय खुले में आकाश में तारों का टिमटिमाना किसके समझा जाएगा, देखो प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवीकरण, व्यक्तीकरण, याद रखना प्रकाश का अपवर्तन होता है ये, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल ही बता देता हूं आपको, एक तो तारों का चमकना प्रकाश के अपवर्तन के कारण, एक सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज पे दिखाई देना, ओरिजेंटल दिखाई देना, ठीक है, ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी में पड़ी हुई प्रखनली का मुड़ा हुआ प्रतीत होना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा। समुद्र में पड़ी हुई मछली का अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठा हुआ दिखाई देना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि आकाश का रंग नीला दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन स्कैटरिंग के कारण होगा। अगर क्वेश्चन आ जाए सूर्य उदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, यह प्रकाश के स्कैटरिंग प्रकीर्णन के कारण होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की, ठीक है। व्यक्तिकरण का अगर एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो याद रखना कैरोसी मतलब झाग का चमकना, झाग का चमकना व्यक्तिकरण के कारण एग्जाम्पल आएगा आपको, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, भिंडावासा पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में, कई बार बता चुका हूं मैं, झज्जर के अंदर भिंडावासा भी, खप्पड़वास भी, ठीक है।
हरियाणा के किस जिले को शहीदों का शहर बताओ बताओ। बी झज्जर शहीदों का शहर, शहीदों का गांव तिगांव, शहीदों का गांव तिगांव, वीरों की भूमि रेवाड़ी, इस्पात नगरी हिसार, स्टील सिटी हिसार, लो सिटी हिसार, ठीक है। पित्तल नगरी रेवाड़ी, छोटी पित्तल नगरी जगाधरी, मछियारों का स्वर्ग यमुनानगर को कहते हैं पेपर सिटी, यमुनानगर को कहते हैं गन्ना सबसे ज्यादा, यमुनानगर के अंदर होता मैना रेस्टोरेंट, रोहतक तिलियार झील, रोहतक खापड़वास, झज्जर भिंडावास, झज्जर तिलियार झील बताई दी मैंने, ठीक है। ब्लू बर्ड ब्लू इशार, ब्लैक बर्ड आसी, ठीक है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, सब कुछ याद करा दूंगा आप लोगों को, डोंट वरी, बी हैप्पी, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। बहादुरगढ़ शहर किस जिले के अंतर्गत आता है? बिल्कुल, अरे बाबा झज्जर के अंतर्गत आता है। इसको हरियाणा का प्रेस द्वार कहते हैं। यहाँ पे सैनिटरी उद्योग पाया जाता है, यहाँ पे पार्ले जी बिस्किट पाए जाएंगे बहादुरगढ़ के अंदर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की भी। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आता हूं मैं, ये दोनों जो मिलाते हैं रोहतक और सोनीपत, इन दोनों को रोहतक को एजुकेशन हब कहते हैं, सोनीपत को एजुकेशन सिटी कहते हैं, और रोहतक और पलवल को ये कहते हैं सुगर सिटी कहते हैं, पलवल को कॉटन सिटी कहते हैं। कॉटन सबसे ज्यादा सिरसा में होती है, कॉटन की सबसे बड़ी मंडी रोहतक में पाई जाएगी आपको, ठीक है। खट्टे फल सिरसा में पाए जाएंगे आपको, अनकाई दलदल सिरसा में पाया जाएगा आपको, संतों की नगरी सिरसा है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला किस जिले में है? पशु मेला झज्जर में लगता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की भी। निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल यमुनानगर में है? अरे बता दो। चिट्टा मंदिर यमुनानगर, चनेट्टी का स्तूप यमुनानगर, बीरबल का रंग महल यमुनानगर, सभी है ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एशिया की सबसे बड़ी सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर में कब बनी थी? 1933 में। बिल्ट पेपर मिल कब बनी थी? 1929 में। सटार्च केमिकल लिमिटेड यमुनानगर में कब बनी? 1938 में। यमुना एंड कैरेज वैगन वर्कशॉप कब बना था? 1952 में। यमुनानगर की सारी बातें। उसके बाद हरियाणा की यमुनानगर को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अरे बाबा, कागजों का शहर कहते हैं इसको, बिल्कुल ठीक है। पेपर सिटी कहते हैं यमुनानगर को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू क्लास, शेयर कर दे वीडियो को।